गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 28 सितंबर। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं, क्योंकि इसको फॉलो करने में सिर्फ और सिर्फ 1% लोग सफल होते हैं। तो हमें उस 1% में आना है, डेली टास्क फॉलो करना है ईमानदारी से, और आपको खुद को नंबर देना है 5 में से। जितना भी नंबर मिलेगा वो कमेंट करना है कि आज मुझे इतना नंबर मिला है। ओके, मिनिमम 21 डेज तक फॉलो करिए, फिर आप में कितना बदलाव आ जाएगा वो आप खुद देख पाओगे और समझ पाओगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। क्या लिखा है? इंसान इसलिए अकेला हो जाता है कि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि इंसान का अकेला होना। क्यों अकेला हो जाता है इंसान? क्योंकि वो अपनों को छोड़ने की जो सलाह होती है वो गैरों से यानी कि दूसरों से लेता है। ये बात अप्लाई होती है घर के परिवार वालों के साथ, और आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे इन दो जगहों पे ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से फिट बैठती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने परिवार वालों के सदस्य के बारे में ही किसी थर्ड पर्सन से जानते हो, सुनते हो, और फिर अपने ही परिवार के मेंबर के साथ आप अपना रिश्ता ख़राब कर लेते हो। तो वहाँ पे दिक्कत ये हो जाता है कि आप थर्ड पर्सन की बात सुनते हो। और सेम टू सेम वैसा ही होता है जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो। ये अप्लाई होता है लड़के और लड़कियाँ दोनों पे अप्लाई होता है कि वो थर्ड पर्सन की बात सुन करके अपने रिश्ते को ख़राब कर लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू हो, तो सामने वाले से, चाहे वो कोई भी हो, उससे खुल के बात करनी चाहिए कि ऐसी बात मुझे पता चली है, ऐसी बात मैंने सुना है, उन्होंने ऐसी बात बोली है। बिल्कुल खुल के बताओ कि उन्होंने बताया है, ताकि वो भी जान पाएगा ना कि जो थर्ड पर्सन है वो आपको लेकर के क्या सोचता है। तो आपको कोई भी डाउट हो सीधे डायरेक्ट पूछना चाहिए, किसी भी थर्ड पर्सन की बात नहीं सुननी चाहिए, चाहे वो परिवार की बात हो या फिर अपने रिलेशन की बात हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है, अपने आप बात करना है सामने वाले से। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा आपसे। देखते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। देखिए, पहला है डीआरडीओ और किस आईटी संस्था ने ABHED हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डीआरडीओ ने किस आईटी संस्था के साथ मिलकर के ये हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सी, IIT दिल्ली। यानी कि डीआरडीओ ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर के ये हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना है। ये जो पहला डी है इसका मतलब है डिफेंस। क्या है इसका मतलब? डिफेंस। और जो आर है इसका मतलब है रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च। और फिर ये जो डी है इसका मतलब है, यहाँ पे आप ऐड जोड़ लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जो ओ है उसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये जो रक्षा से रिलेटेड जो भी उपकरण होता है उसका ये निर्माण करता है डीआरडीओ, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो पता होने ही चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी ये नॉलेज होती है। यहाँ पे एक चीज़ और आ सकता है कि डीआरडीओ के कुल कितने प्रयोगशालाएँ हैं, तो पता होना चाहिए कि कितने हैं प्रयोगशालाएँ। टोटल इसके डीआरडीओ के 52 हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है देखते हैं यहाँ पे। IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो किसकी बात हो रही है दोस्तों? ये पे देखिए, IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बताना है कि किसने जीता है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये जीते हैं कमल चावला जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी कमल चावला जी का संबंध किस गेम से है, तो याद रखिएगा किससे है? स्नूकर से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे भी यहाँ से प्रश्न आए तो आपको टेकल करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? आगामी भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? किसकी बात हो रही है? भारतीय कला महोत्सव 2024 का। तो इसका आयोजन 2024 में कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। सामने ऑप्शन है, तो कहाँ पे हुआ है? सी, हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। किसकी है? तेलंगाना की। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, मतलब ये राज्य कब बना था? ये बना था 2 जून 2014 में। जब ये बनाया गया था तो उस समय ये हमारे देश का 28वां राज्य था।
और इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य का दर्जा दिया गया था तेलंगाना को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहीं पे हो रहा है भारतीय कला महोत्सव 2024, इसकी राजधानी हैदराबाद में। यहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है तेलंगाना के, तो वो हैं रेवंत रेड्डी जी। कौन है? रेवंत रेड्डी जी हैं यहाँ के सीएम। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन चलेगी? तो बताना है आपको कि वो कौन सा ये एयरपोर्ट है जहाँ पे पहली एयर ट्रेन चलेगी। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे? डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे है ये? ये दोस्तों न्यू दिल्ली में है ये। तो यहाँ पे चलेगी पहली एयर ट्रेन, बट ऐसा नहीं है कि हवा में चलेगी, ठीक है। ये चलेगी, पता है कैसे? जैसे कि जो एयरपोर्ट पे होता है गेट, उसको बोलते हैं टर्मिनल। तो दो टर्मिनल के बीच में इसको चलाया जाएगा। तो ये ऊपर पिलर पे चलेगी, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि एयर ट्रेन होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल हवा में चलने वाला है ये, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस राज्य में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए एडीबी ने 530 करोड़ रुपए दिए हैं? तो बताना है कि किसने दिया है। एडीबी ने दिया है 530 करोड़ रुपए पेयजल आपूर्ति के लिए। किस राज्य को, ये आपको बताना है। तो सी, त्रिपुरा को मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा। तो उससे पहले देखते हैं यहाँ पे लिखा है एडीबी, तो इसका मतलब क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका स्थापना कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए, जो एडीबी है इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। ये ईयर आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में, यानी कि फिलीपींस में है। कहाँ पे है? फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई एडीबी का। अब यहाँ पे बात हो रही है त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा के बारे में भी बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ के सीएम कौन है। तो त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो वो है माणिक साहा जी हैं। कौन है? माणिक साहा जी हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है यहाँ के दोस्तों इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जी हैं यहाँ के राज्यपाल। और देखिए, त्रिपुरा की बात हो रही है तो राजधानी आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान इसकी राजधानी है। कौन है? अगरतला है। कौन है? अगरतला इसकी राजधानी है त्रिपुरा की। और त्रिपुरा के बारे में एक दो चीज़ और जान लीजिए, जैसे कि यहाँ के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये त्रिपुरा में ही है। साथ ही साथ बाइसन नेशनल पार्क यहीं पे है, त्रिपुरा में ही है। और यहाँ पे देखिए सिपाही जाला, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये यहीं पे है, त्रिपुरा में है। और साथ ही साथ एक और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है तिसरा। तो अगर ये चीज़ पूछे आपके एग्जाम में तो ध्यान रखना है कि ये सभी कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। कुछ भी पूछे तो आपको अच्छे से टैकल कर लेना है। तो यहाँ पे बात हो रही है पेयजल आपूर्ति के लिए दिया है 530 करोड़ रुपए एडीबी ने। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? क्या नाम है इनका? शिगेरू इशिबा। तो बताना है कि ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई भी अपॉइंटमेंट होता है जो हमारे एग्जाम के आसपास में होता है तो वो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अपने देश का हो या मतलब राज्यपाल या फिर सीएम, ये तो होते ही हैं। अगले भी देश के मतलब विदेशों में जो जो अपॉइंटमेंट नए नए हुए होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि शिगेरू इशिबा जो कि देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे वो किस देश के हैं। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बनेंगे कहाँ के दोस्तों? ये बनेंगे बी, जापान के। कहाँ के? जापान के। अब यहाँ पे बात हो रही है जापान की, तो देखते हैं जापान के बारे में बेसिक जानकारी क्या क्या हमें पता होनी चाहिए। जापान की राजधानी क्या है? वो है टोक्यो। क्या है? टोक्यो है। देखिए, जापान जो है वो द्वीप पे बसा हुआ है। कितने द्वीप पे? टोटल 4 द्वीप मिला करके जापान बनता है। टोटल 4 द्वीप है। आपको पता होना चाहिए कि वो उत्तर से दक्षिण वो द्वीप कौन कौन से हैं। ओके, तो देखिए, जो सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में उसका नाम है होक्काइडो। क्या नाम है? होक्काइडो। उसके बाद उसके जस्ट नीचे जो द्वीप है उसका नाम है होन्शु। क्या नाम है? होन्शु। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो द्वीप है उसका नाम है शिकोकू। क्या नाम है? शिकोकू। और जो सबसे नीचे है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्यून्शु।
तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि जापान के जो द्वीप हैं उनका क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर, तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। होक्काइडो, होन्शु, उसके बाद शिकोकू और फिर लास्ट में है क्यूशु। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए होक्काइडो और होन्शु, इन दो के बीच में जल संधि है। बाकी ये जो है ये सब लैंड कनेक्ट है, बट यहाँ पे जल संधि है। तो यहाँ पे कौन सी जल संधि है ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो उसका नाम है सुगारू। क्या नाम है? सुगारू जल संधि। तो एग्जाम में पूछे सुगारू जल संधि कहाँ पे है, तो वो होक्काइडो और होन्शु जो द्वीप है जापान का, उन दोनों के बीच में है सुगारू जल संधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना ही चाहिए। और ये जो होन्शु द्वीप है, यहाँ पे देखिए जो होन्शु द्वीप है यहाँ पे एक ज्वालामुखी है इस द्वीप पे। तो कौन सा ज्वालामुखी है वो, जो कि आप अगर एग्जाम में पूछे कि वो द्वीप कहाँ पे है तो जापान में बताइएगा, और अगर द्वीप पूछ दे तो होन्शु द्वीप पे है। तो वो कौन सा ज्वालामुखी है, वो है फ्यूजियामा। क्या है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी, जो कि जापान में है, और जापान में भी होन्शु द्वीप पे है। और जो होन्शु द्वीप है दोस्तों, ये इन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है जो कि जापान का है। और यहाँ पे जापान के बारे में एक दो चीज़ और देख लीजिए। इसको क्या कहते हैं जापान को? इसको बोलते हैं सूर्योदय का देश। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं तो जापान को कहते हैं। या फिर ये पूछे कि पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कौन है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कौन है, तो वो है जापान। ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए जापान के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय संचार मंत्री ने 5G ORAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया है। तो बताना है आपको कि ये टेस्टिंग जो लैब है इसकी उद्घाटन कहाँ पे की गई है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे हुआ है इसका उद्घाटन? ये हुआ है दोस्तों सी, बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन हुआ है ORAN टेस्टिंग लैब का। ये जो टेस्टिंग लैब है दोस्तों, ये जो 5G टेक्नोलॉजी पे जो नेटवर्क सिस्टम काम करेगा उस पर ये प्रयोगशालाएँ बनाई गई हैं, आपको पता होना चाहिए, जो कि बेंगलुरु में है। देखिए इसका उद्घाटन वहाँ पे किसने किया है, तो वो किए हैं ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी, इन्होंने किया है उसका उद्घाटन। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आए आपको अच्छे से टेकल कर लेना है। ओके, आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है? क्या बात हो रहा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंकिंग। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो क्या रैंक रहा है भारत का इस बार 2024 में? तो वो है सी 39। कितना रहा है? 39, 39। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, ये तो बात हुई है 2024 की। 2023 में कितना था? 2023 में था 40, और 2024 में कितना हो गया है? 39। यानी कि जितना कम होता है उतना अच्छी बात होती है नवाचार सूचकांक में भारत का। यानी कि यहाँ पे एक जो देख लीजिए, 2015 में इसका रैंकिंग क्या था? 2015 में 81 नंबर पे था। तो यहाँ से यहाँ पे हम आ गए हैं। सोचिए कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे, मतलब कितना ज़्यादा बदलाव यहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। 2015 में 81 नंबर पे, 2024 में 39 नंबर पे। ओके, तो ध्यान रखना है 39। यहाँ पे बात हो रही है इस सूचकांक की, तो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पब्लिक होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। ओके, टोटल इसमें 133 देशों का लिस्ट होता है, जिसमें से भारत का जो रैंक है वो 39 है। ओके, आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? किसकी बात हो रही है? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। तो किसने लॉन्च किया है अभी बताना है आपको। सामने ऑप्शन है, तो ए, हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को। देखिए दोस्तों, ये हमारे देश के 3 शहरों में ये स्थापित होगा। कौन कौन से शहर में? तो सबसे पहले होगा ये पुणे में, फिर दिल्ली में, और उसके बाद कोलकाता में। यानी कि इन 3 शहरों में इसको स्थापित किया जाएगा, जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है। इसको बनाने में, इन तीनों को बनाने में लागत कितनी आई है? तो वो आई है 130 करोड़ रुपए आई है। तो लागत अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बट किसने लॉन्च किया है तो वो पता होना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और 3 शहरों में स्थापित किया जाएगा। वो कौन कौन सा शहर है? तो वो है पहला पुणे, फिर दिल्ली, उसके बाद कोलकाता। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है?
साकिब अल हसन ने टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? यानी कि अभी हाल ही में इन्होंने क्या मतलब घोषणा किया है रिटायरमेंट का, टेस्ट मैच से और T20 क्रिकेट से। तो बताना है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं। सामने आपके ऑप्शन है तो दोस्तों कहाँ के ये डी बांग्लादेश के हैं। देखिए जो भी क्रिकेट से रिलेटेड है वो उन्हें पता होगा कि ये कहाँ के हैं। बट ये क्वेश्चन क्यों ऐड किया गया है, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका या फिर ऐसी जो लड़कियां हैं जो क्रिकेट नहीं देखती हैं, तो उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जो लड़के क्रिकेट देखते हो उनके लिए क्वेश्चन ईजी होगा, बट हमें क्या करना है, हमें सबको लेकर के चलना है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड किया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो कहाँ के हैं? साकिब अल हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। ओके, याद रखना है। यहाँ पे बात हो रही है बांग्लादेश की, तो चलिए देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में बेसिक जानकारी। देखिए बांग्लादेश जो है पहले अपने भारत का हिस्सा था, उसके बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समय बांग्लादेश भी अलग हो गया हमसे। उस समय वो अलग हुआ था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, यानी कि ये पूर्वी पाकिस्तान नाम से ये अलग हुआ था हमारे भारत से आज़ादी के समय में। उसके बाद ये पाकिस्तान से भी स्वतंत्र हुआ कब? 1971 में। 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसमें हम लोगों के युद्ध के द्वारा जब हम लोग जीते थे वहाँ पे, तो हमने ही इसको अलग एक देश का दर्जा दिलवाया था बांग्लादेश को 1971 में। इसकी राजधानी कहाँ पे है बांग्लादेश की? तो राजधानी है दोस्तों ढाका में। कहाँ पे है? ढाका में। और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा है टका। क्या मुद्रा है इसका? टका है। इसे बांग्लादेश को कहा जाता है 6 शत्रुओं की भूमि। 6 शत्रुओं की भूमि, बट ऐसा कुछ है नहीं, बस इसको ऐसा कहा जाता है। 6 शत्रु मतलब कि भारत के जो 6 राज्य इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं 6 शत्रुओं की भूमि। आप इसका मैप मिला करके देखिएगा लोकेशन, ये भारत के 6 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको कहते हैं 6 शत्रुओं की भूमि। इसको कहते हैं बांग्लादेश को। तो ये बेसिक जानकारी था बांग्लादेश के बारे में, आपको पता होना चाहिए। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जैसा भी आपका रिव्यू हो कमेंट करिएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परीक्षा की तैयारी में मन से लगे रहिए। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, रिजल्ट जैसा भी हो वो तो आएगा ही। आपको जो आपके हाथ में है बस वही करना है। क्या करना है? आपको मेहनत करना है, अपना टाइम बनाना है, उसको प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है डेली। बस इतना ही आपके हाथ में है, आपको बस उसी पे ध्यान देना है। ओके, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।